परिचय। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी फ्रॉक पर एक प्रतिरूप की सिलाई कर रही हूँ। माँ, क्या तुम मेरी कुछ और फ्रॉकों पर इस तरह के प्रतिरूप की सिलाई कर सकती हो? क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास उन प्रतिरूपों के लिए पर्याप्त बटन नहीं है। क्या तुम उन्हें मेरे लिए खरीद लाओगी वंशिका? ठीक है माँ। आपको कितने की आवश्यकता होगी? मुझे एक प्रतिरूप के लिए 16 की आवश्यकता पड़ेगी। मैं 5 फ्रॉकों पर प्रतिरूप चाहती हूँ, इसलिए मुझे 16 गुना 5 यानी 80 बटन खरीदने होंगे। बिल्कुल ठीक वंशिका। बच्चों, इस पाठ में आप बीजगणित के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: बीजगणित को परिभाषित करना, चर राशि को परिभाषित करना, सामान्य अंकगणितीय गुणधर्मों को व्यक्त करने के लिए चर का उपयोग करना, ज्यामितीय अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए चर का उपयोग करना, वास्तविक जीवन की समस्याओं का अनुवाद बीजीय व्यंजकों में करना, बीजीय समीकरणों को हल करना, चर की संकल्पना। अनन्या लकड़ी के त्रिकोण का उपयोग करके नृत्याकृतियां तैयार करती है। एक दिन उसे अपनी सहेली रीता से 10 ऐसी नृत्याकृतियां तैयार करने का एक निवेदन मिलता है। अनन्या को उन्हें बनाने के लिए कितने त्रिकोणों की आवश्यकता होगी? नृत्याकृतियों को ध्यान से देखो। अनन्या इसे बनाने के लिए 9 त्रिकोणों का उपयोग करती है, इसलिए 10 नृत्याकृतियों के लिए अनन्या 9 गुणे 10 बराबर 90 त्रिकोणों का उपयोग करेगी। रीता की चाची इन आकृतियों को देखती है और उन्हें इतना पसंद करती है कि वो 50 ऐसे नग बनाने का आदेश दे देती है। अनन्या इन 50 नृत्याकृतियों में कितने त्रिकोणों का उपयोग करेगी? अनन्या एक आकृति में 9 त्रिकोणों का उपयोग करती है, इसलिए 50 आकृतियों में वो 9 गुणे 50 बराबर 450 त्रिकोण उपयोग करेगी। अनन्या 50 आकृतियों में 450 त्रिकोणों का उपयोग करेगी। एक एकल नृत्याकृति में अनन्या द्वारा उपयोग किए जाने वाले त्रिकोणों की संख्या स्थिर है, हालांकि उसके द्वारा उपयोग किए गए कुल त्रिकोणों की संख्या उसके द्वारा तैयार की गई नृत्याकृतियों की संख्या के आधार पर बदलती है। इसलिए हम निम्नलिखित व्याख्या द्वारा सामान्यीकरण कर सकते हैं। यदि अनन्या n नृत्याकृतियां तैयार करती है, तब उसे 9 गुणे n त्रिकोणों की आवश्यकता होगी। बीजगणित। बीजगणित गणित का एक खंड है जो वर्णमाला के अक्षरों के साथ संख्याओं को दर्शाता है। विभिन्न उत्तर प्राप्त करने के लिए अक्षरों को विभिन्न संख्याओं से बदला जाता है, इसलिए चूंकि अक्षर का संख्यात्मक मान घटता बढ़ता है, उन्हें चर कहा जाता है। आइए कुछ और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं जिसमें बीजगणित का उपयोग किया जाता है। राजू एक हाउसिंग सोसाइटी में कारों को साफ करता है। वह प्रत्येक कार को साफ करने के 200 रुपए लेता है। राजू की कुल आय चर के रूप में व्यक्त कीजिए। राजू की कुल आय उसके द्वारा साफ की गई कारों पर निर्भर है। मान लीजिए कि वो n कारें साफ करता है। राजू द्वारा एक कार को साफ करने का मूल्य 200 रुपए है, तो राजू द्वारा n कारों को साफ करने का मूल्य 200 गुणा n रुपए होगा। अतः राजू की कुल आमदनी है 200 n रुपए। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। रिया अभी 5 वर्ष की है। अब से 10 वर्षों बाद की उसकी आयु ज्ञात कीजिए।
एक चर के साथ व्यंजक का सामान्यीकरण कीजिए। अभी रिया की आयु 5 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात रिया की आयु 5 + 10 होगी। m वर्ष पश्चात रिया की आयु 5 + m होगी। इसलिए अब से m वर्षों के पश्चात रिया 5 + m वर्ष की हो जाएगी। अंक गणितीय गुण एवं चर। आइए अब चरों की सहायता से कुछ और अधिक उपयोग होने वाले अंक गणितीय गुणों को व्यक्त करते हैं। ये गुण हैं क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, वितरण गुण। आइए प्रत्येक बिंदुओं को संक्षेप में देखते हैं। क्रम विनिमय गुण। दो संख्याओं का जोड़ और गुणा क्रम विनिमय होता है। दूसरे शब्दों में दो संख्याओं के जोड़ और गुणा के क्रम में बदलाव उनके योग और गुणन को प्रभावित नहीं करता है। 9 + 8 तथा 8 + 9 बराबर होता है 5 × 6 तथा 6 × 5 बराबर होता है। क्रम विनिमय गुण सभी संख्याओं के लिए सत्य है। अतः हम इसका चरों के साथ निम्न रूप से सामान्यीकरण कर सकते हैं। a + b बराबर b + a, a × b बराबर b × a। साहचर्य गुण। तीन संख्याओं का जोड़ और गुणा साहचर्य होता है। दूसरे शब्दों में तीन संख्याओं के जोड़ और गुणा के क्रम में बदलाव उनके योग और गुणन को प्रभावित नहीं करता है। कोष्ठक में 9 + 8 + 7 तथा 9 कोष्ठक में 8 + 7 बराबर हैं। कोष्ठक में 5 × 6 × 4 तथा 5 गुणा कोष्ठक में 6 × 4 भी बराबर हैं। साहचर्य गुणधर्म सभी संख्याओं के लिए सत्य है। अतः हम इसका चरों के साथ निम्न रूप से सामान्यीकरण कर सकते हैं। कोष्ठक में a + b + c बराबर है a + कोष्ठक में b + c बराबर है a × b × c बराबर है a × b × c बराबर है। वितरण गुण। इस व्यंजक को देखिए। 5 गुणा कोष्ठक में 8 + 9। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 5 × 8 + 5 × 9। ये गुण योग पर गुणन की वितरणता के रूप में जाना जाता है। यह सभी संख्याओं के लिए सत्य है। हम अतः इसका चरों के साथ निम्न रूप से सामान्यीकरण कर सकते हैं। कोष्ठक में a + b × c बराबर है a × b = a × c के। ज्यामितीय अवधारणाएं एवं चर। चर की अवधारणा ज्यामिति के लिए बढ़ाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। व्यास बराबर 2 × त्रिज्या या d बराबर 2 × r, जहां d और r दोनों चर हैं। यदि r का मान बदलता है तब d का मान भी बदल जाता है। आइए परिमाप और क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए चरों का उपयोग करते हैं। परिमाप। किसी भी 2 आयामी आकृति की परिधि उसके घेरे की लंबाई होती है। आयत ABCD का परिमाप AB + CB + DC + DA होगा। हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए लंबाई के लिए DC = AB = L और चौड़ाई के लिए DA = CB = B। यदि परिमाप को चर P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तब
P बराबर L जमा B जमा L जमा B होगा, जो कि बराबर होगा 2L जमा 2B के, जो बराबर होगा 2 कोष्ठक में L जमा B के। चर P चरों L तथा B के साथ बदलने से बदलता है। वर्ग का परिमाप ABCD बराबर AB जमा CB जमा DC जमा DA। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, अतः भुजा के लिए AB बराबर CB बराबर DC बराबर DA बराबर S है। यदि परिमाप को चर P के द्वारा दर्शाया जाता है, तब P बराबर S जमा S जमा S जमा S यानी 4S होगा। चर P का मान चर S के साथ घटता बढ़ता है। क्षेत्रफल आयत ABCD का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। यदि क्षेत्रफल को चर A, लंबाई को L तथा चौड़ाई को B के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब A बराबर L गुणा B होगा। चर A चरों L तथा B में आत्म मूल्यांकन। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सही विकल्प पर क्लिक करें। बीजीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक जोड़, घटा, गुणा और भाग की सहायता से संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करती है। यहाँ कुछ अंकगणितीय व्यंजक हैं। एक अंकगणितीय व्यंजक का परिणाम इसे हल करके निर्धारित किया जाता है। आइए इनमें से प्रत्येक अंकगणितीय अभिव्यक्ति को हल करते हैं। बीजीय व्यंजक 4 अंकगणितीय संक्रियाओं की सहायता से संख्याओं और चरों के बीच संबंध स्थापित करता है। यहाँ कुछ बीजीय व्यंजक हैं। एक बीजीय व्यंजक का परिणाम निर्धारित किया जा सकता है जब केवल व्यंजक में चर का मान ज्ञात हो। आइए हम चर के विशिष्ट मानों के लिए इनमें से प्रत्येक बीजीय व्यंजकों को हल करते हैं। बीजीय व्यंजकों की संरचना। आइए अब हम कुछ बीजीय व्यंजक लेते हैं तथा उनकी संरचना किस प्रकार से की गई है उसे समझते हैं। 3 गुणा n जमा 12। n को सर्वप्रथम 3 से गुणा किया जाता है एवं तत्पश्चात परिणाम में 12 जोड़ा जाता है। y भाग 7 जमा 5। y को सर्वप्रथम 7 से भाग दिया जाता है, तत्पश्चात परिणाम में 5 जोड़ा जाता है। कोष्ठक में r घटा 8 गुणा 14। 8 को सर्वप्रथम r से घटाया जाता है, तत्पश्चात परिणाम को 14 से गुणा किया जाता है। 6 जमा 3 गुणा कोष्ठक में m घटा 12। m से सर्वप्रथम 12 को घटाया जाता है, तत्पश्चात अंतर को 3 से गुणा किया जाता है एवं परिणाम में 6 जोड़ा जाता है। 56 भाग कोष्ठक में s गुणा 3। s को 3 से गुणा किया जाता है एवं तत्पश्चात गुणन को 56 से विभाजित किया जाता है। आइए अब हम बीजीय व्यंजकों की सहायता से कुछ वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को व्यक्त करते हैं। केशव एक टॉफी और एक चॉकलेट खरीदता है। चॉकलेट टॉफी से 20 रुपए महंगी है। टॉफी की कीमत अनुसार चॉकलेट की कीमत की व्याख्या कीजिए। यदि टॉफी की कीमत x रुपए है, तब चॉकलेट की कीमत x जमा 20 होगी। समीरा 200 रुपए की कीमत की एक किताब और 30 रुपए प्रति नोटबुक की कीमत से कुछ नोटबुकें खरीदती है। एक बीजीय व्यंजक के रूप में समीरा द्वारा खर्च की गई कुल राशि की व्याख्या कीजिए। यदि y समीरा द्वारा खरीदी गई
नोटबुकों की संख्या है, तब नोटबुकों पर समीरा द्वारा खर्च की गई राशि 30 गुणा y यानी 30y है। किताबों और नोटबुकों पर समीरा द्वारा खर्च की गई कुल राशि 30y जमा 200 है। आइए एक और उदाहरण देखें। 5 वर्ष के पश्चात राजेश के पिता की आयु राजेश की आयु की 3 गुना होगी। अब से 5 वर्ष पश्चात राजेश की आयु के अनुसार पिता की आयु व्यक्त कीजिए। यदि राजेश की आयु a वर्ष है, तब बीजीय समीकरण। आइए इस कथन पर विचार करते हैं। 4 घटा 3 बराबर 1। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह के गणितीय व्यंजक को अंकीय व्यंजक के रूप में भी जाना जाता है। अब गणितीय व्यंजक पर विचार करते हैं। t घटा 5 बराबर 2। ये गणितीय व्यंजक एक बीजीय समीकरण है। एक बीजीय समीकरण एक या एक से अधिक चरों का होता है। आइए अब हम समीकरण के 2 गुणधर्मों को देखते हैं। एक, किसी एक समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष या LHS तथा दायां पक्ष या RHS। 2 बराबर का चिन्ह LHS एवं RHS को बराबर करता है। आइए अब हम सभी पुराने बीजीय व्यंजक को बीजीय समीकरणों के रूप में व्यक्त करते हैं। x जमा 20 बराबर 25। 30y जमा 200 बराबर 1100। कोष्ठक में a जमा 5 गुणा 3 बराबर 45। एक चर का वो मान जिसके लिए एक समीकरण संतुष्ट हो जाता है, उसका हल कहलाता है। आइए अब हम बीजीय व्यंजक के उदाहरण पर पुनर्विचार करते हैं। केशव एक टॉफी और एक चॉकलेट खरीदता है। चॉकलेट की कीमत टॉफी की कीमत से 20 रुपए अधिक है। यदि केशव द्वारा चॉकलेट पर 25 रुपए खर्च किए गए तो टॉफी की कीमत क्या है? एक बीजीय समीकरण बनाइए तथा इसका हल ज्ञात कीजिए। यदि टॉफी की कीमत x रुपए है, तब चॉकलेट की कीमत x जमा 20 होगी, किंतु चॉकलेट की कीमत 25 रुपए दी गई है, इसलिए x जमा 20 बराबर 25 है। यह समीकरण सत्य है यदि x का मान 5 है, इसलिए x बराबर 5 समीकरण का हल है। इसका मतलब है कि टॉफी की कीमत 5 रुपए है। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं। समीरा 200 रुपए कीमत की एक पुस्तक तथा 30 रुपए प्रति नोटबुक की कीमत की कुछ नोटबुकें खरीदती है। यदि समीरा कुल 1100 रुपए की राशि खर्च करती है तो नोटबुक की कीमत ज्ञात कीजिए। एक बीज आत्म मूल्यांकन। आइए जांचें कि अब तक आपने क्या सीखा। बीजीय समीकरणों का उनके हल के साथ मिलान कीजिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बीजगणित गणित का एक खंड है जो वर्णमाला के अक्षरों के साथ संख्याओं को दर्शाता है। वर्णमाला के अक्षर जो संख्याओं को दर्शाते हैं चर कहलाते हैं। चर के विभिन्न मान होते हैं। अंक गणितीय गुणों को व्यक्त करने के लिए चर का उपयोग किया जाता है। ज्यामितीय अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए चर का उपयोग किया जाता है। बीजीय व्यंजक संख्याओं और
चर के मध्य संबंध स्थापित करता है। समीकरण में चर का वह मान जो बीजीय समीकरण को संतुष्ट करता है उसका हल कहलाता है।